हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपके क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2026 में क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा क्योंकि आपने शायद क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस पूरे चैप्टर को आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वन शॉट वीडियो आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब भैया मैं वन शॉट क्यों कह रहा हूं? वन शॉट का मतलब इसमें मैं आपको इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले बताऊंगा, फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। इतना पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, मैं गारंटी देता हूं। किसी भी फिजिक्स के टीचर से जाकर पूछ लेना मेरे भाई, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन पूरा चैप्टर आज हम कवर करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर बात करें, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, फिर इस चैप्टर के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे आंसर के साथ, फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो देख लो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। अब मैंने आपको वैद्युत विभव पहले ही पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करोगे विद्युत विभव शुभम लेक्चरर, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? ऑप्शंस है आपके पास, जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम, कूलाम प्रति जूल और न्यूटन प्रति कूलाम। भैया विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है B = W/Q0, यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वही वैद्युत विभव कहलाता है। तो V = W/Q0। अब W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल होगा, प्रति क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होगा। तो भैया इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जूल प्रति कूलाम। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। बहुत सिंपल है भैया क्वेश्चन, ऐसा मत सोचिए कि फिजिक्स टफ है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी फिजिक्स में क्या करें, मुझे कुछ नहीं आता। अरे जो टॉपर बनते हैं वो फिजिक्स में 70 में 69, 68, 70 कैसे वो लेकर आते हैं? वो भी तो आप ही की तरह एक स्टूडेंट हैं। बस कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करनी होती है। सारे सब्जेक्ट इजी होते हैं। जो 97%, 96% लेकर आते हैं वो कैसे तैयारी करते हैं? क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो बच्चे नहीं है? वो भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हैं, तो आप भी कर सकते हो। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देख लो। ये देखो, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? मतलब 100 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र है, उसको 10 वोल्ट तक आवेशित करेंगे तो उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? 5 × 10⁻³ जूल, 0.5 × 10⁻³ जूल, 0.5 जूल और 5 जूल। भैया फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 5 × 10⁻³ जूल। अब आप कहेंगे सर जी कैसे सही होगा ये भी बता दो। तो बिल्कुल बताएंगे भैया, इस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करा देता हूं क्योंकि ये आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकते हैं। तो देखो भैया, हमें दी गई है धारिता C जो दिया गया है और विभव V दिया गया है। देखो धारिता C जो दी गई है वो दी गई है बच्चों 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में बदलोगे तो 100 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 10⁻6 से गुणा होगा। V है 10 वोल्ट। हमें निकालना है बच्चा पार्टी, U निकालना है बेटा, U। अब ऊर्जा आपको निकालनी है तो U = एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है 1/2 CB²।
cb²। ये फॉर्मूला होता है हमारे ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम वैल्यू इधर रख देते हैं। देखो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1/2 आपका है तो 1/2 ऐसे ही रहने देंगे। C की वैल्यू है 100 × 10⁻⁻6, ठीक है। और V का स्क्वायर है भैया, तो V की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 × 10 इसको लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार 10, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमारा U इक्वल टू कितना होगा, बहुत ध्यान से समझो, मैं अभी सॉल्व करा देता हूं। देखो 5 गुणे, ये 5 मैं आगे ले आता हूं, 100 का 10 से गुणा कर दो तो 1000 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻6 आपका ऑलरेडी है। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे, देखो ये 1000 कर दो आप लोग, 1000 करना, ठीक है, क्योंकि 100 का 10 से हमने गुणा किया है। अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, 1000 को हम 10⁻3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 10⁻⁻6 आपका ऑलरेडी है। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा U इक्वल टू वो आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 5 गुणे, ठीक है, 10⁻3 है, ये -6 है तो 3 में से 6 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 10⁻−3 जूल बचेगा। और यही हमारा आंसर होगा। देखो भैया माइनस वाला बड़ा है तो -6 में से 3 जाएगा बेटा ना, तो -3 ही बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। और यही मैंने आंसर भी बताया, 5 × 10⁻−3 जूल। समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। C दिया गया है, V दिया गया, U निकालना है, U इक्वल टू 1/cb² वाला फॉर्मूला लगाओ, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लो अगर आप चाहो तो। चलो इरेज करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखो, E इक्वल टू 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव B का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, B अनुक्रमानुपाती 1/r, B अनुक्रमानुपाती r, B अनुक्रमानुपाती 1/r², या B r पर निर्भर नहीं करेगा। तो E अगर 0 है, तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ जो परिवर्तन होगा ना, वो B जो है R यानी कि दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है ना, वो 3 ही क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चंस और भी हैं। अगर आप लोग कहोगे ना कि सर फुल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए, पूरे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में, तो 60 से 70 क्वेश्चन है मैंने लिख रखा है, उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग क्या करना, बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट में लिख देना फुल फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना लिख दोगे भैया, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आपका कमेंट तो आना चाहिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आओ, मैं देखो कैसे कैसे वीडियोस लाता हूं। आपके सपोर्ट में हम हमेशा खड़े हैं, आपको 95% दिलाने के लिए हम अपने जिद पर अड़े हैं, और आप भी अपने जिद पर अड़ जाइए भैया कि हम टॉपर बनकर रहेंगे। तो बहुविकल्पीय में मैंने 3 ही क्वेश्चन लिया है, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। हमारे इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अब देखिए बच्चों, तो इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, उसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखो बच्चों, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। देखो एक चीज याद रखना, ये जो आधा दा और यू लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो ये हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इसी दू को आधा दा यू लिखा गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस वैद्युत को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे वैद्युत। ये फॉन्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग समझ लेना। तो वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। वैद्युत विभव क्या होता है, ध्यान से समझ लो। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो V है, वो परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। मतलब अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है ना, वो, और जो धन परीक्षण आवेश है प्लस Q0, इसी के अनुपात को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को हम लोग डिनोट करते हैं V से। B इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, देखो परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश जो आपका है Q0, इसी के अनुपात को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा W/Q0।
Q नॉट। ये हो गया बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के मान की निष्पत्ति का मतलब के मान के अनुपात को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे बेटा इसका मात्रक क्या होगा, देखो एक नंबर में आ रहा है तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, मात्रक मैं बता देता हूं, मात्रक जानना जरूरी है। मात्रक, इसका जो मात्रक होगा ना वो क्या होगा आप लोग खुद ही बताओ। W है कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति, Q है आवेश का मात्रक कूलाम, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था जूल प्रति कूलाम। या इसका मात्रक विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, ये वोल्ट तो आप बिल्कुल से याद रखना भैया, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, आप सभी को पता होगा, हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो। विमा की अगर बात कर लें, बीमा अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो ध्यान से, बीमा की बात की जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ML2 T-3 और A-1, ये बीमा हो जाएगी हमारी विद्युत विभव की। मतलब आप लोग क्या करेंगे, देखो एक नंबर में आ रहा है, बहुत डीप नहीं जाना है, विद्युत विभव के बारे में अगर पूरी जानकारी लेनी है बहुत अच्छे से तो आप लोग सर्च कर लो यूट्यूब पर विद्युत विभव शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। इतना मैंने बता दिया। बीमा कैसे निकालोगे, देखो W की बीमा होती है ML2 T-2, Q की बीमा होती है AT, इसी को आप ऊपर नीचे कर दो आपकी बीमा आ जाएगी। इसको नोट करो, फिर मैं निकाल कर दिखा देता हूं, ठीक है। देखो क्या कहा गया था, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो B इक्वल टू W अपान Q नॉट। मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, बीमा होगी ML2 T-3 A-1। इसको नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा इरेज करके बीमा निकलवा देते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं इतना, और बीमा हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं फॉर्मूले की सहायता से। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं। देखो V की बीमा क्या होगी आप लोग खुद ही समझो, ध्यान से समझना। W की बीमा होती है ML2 T-2, ये होती है हमारी W की बीमा, ठीक है, ML2 T-2। और Q की बीमा Q इक्वल टू IT होता है तो इसकी बीमा AT हो जाएगा, ठीक है, AT। अब देखिए क्या होगा, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ML2 T-2, ठीक है। AT को ऊपर लाएंगे तो नीचे प्लस में है तो ऊपर हो जाएगा A-1 और T-1, ऐसे हो जाएगा। अब फाइनली जो हमारी V की बीमा है वो यहां पर आ जाएगी। देखो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो M ऐसे ही रहेगा, L2 हो जाएगा, T-2 है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 जुड़ जाएंगे, T-3 हो जाएगा, और A के पावर -1 है, ये ऐसे ही रहेगा। देखो वही बीमा आ गई V की, ML2 T-3 A-1। तो अगर आपको W की बीमा पता है, Q की बीमा पता है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। भले ही एक नंबर में पूछा गया है, बट मेरा काम है कि आपको डीपली समझाना, अगर 2-3 नंबर में आ जाए तो भी आप इसको लिख सकें। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न का क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से यह स्पष्ट है, समविभव मतलब समान विभव। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होगा वो बराबर होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ। यहां पे विद्युत विभव यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सारे वैद्युत विभव बराबर होंगे, तो इसी को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। इसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना, एक नंबर में इतना ही लिख दोगे काम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लो बेटा, संधारित्र की धारिता क्या होती है, चलो इसको जान लो। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। देखो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश
तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। देखो संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, तो किसी संधारित्र की जो धारिता है ना, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के अनुपात के बराबर होती है धारिता। देखो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है। इसे हम लोग बेटा डिनोट करते हैं C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, देखो किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के बराबर होती है हमारी धारिता। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब बेटा कोई आपसे मात्रक पूछ ले कि भैया धारिता का मात्रक क्या होगा, तो ये भी जान लो मात्रक क्या होगा, इसको जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मात्रक क्या होगा, देखो Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, प्रति V है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा। या देखो इसका मात्रक फैरड भी होता है, देखो धारिता का मात्रक फैरड भी होता है। दो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, न्यूमेरिकल में काम आएगा। आपसे कोई पूछे एक माइक्रो फैरड इक्वल टू किसके बराबर होगा और एक पीको फैरड इक्वल टू कितना फैरड होगा, ये न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होते हैं। एक माइक्रो फैरड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड। अगर आपका कोई माइक्रो फैरड में वैल्यू दी गई है ना, उसको फैरड में बदलना है तो 10⁻⁻6 से गुणा करना होगा। पीको फैरड का मतलब 10⁻12 से गुणा कर दोगे, ये फैरड में बदल जाएगा, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखनी थी, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। C इक्वल टू Q/V, मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, और एक माइक्रो फैरड की वैल्यू 10⁻⁻6 फैरड और एक पिको फैरड की वैल्यू 10⁻12 फैरड। चल बेटा इसको भी हटाते हैं, इरेज जल्दी से, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाक से ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लो। ये देखो न्यूमेरिकल फिजिक्स हो, इसमें न्यूमेरिकल्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे बच्चों। देखो चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए, मतलब आपको संधारित्र की तुल्य धारिता निकालनी है। देखो एक सर्किट हमें ये दिया गया है, इसमें C1 C2 दो संधारित्र जुड़े हैं। C1 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि इसका देखिए दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक संधारित्र यहां पे लगा है C3, इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड दी गई है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है ना, इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर इनकी धारिता निकाल लीजिए। फिर जो आता है दोनों को जोड़ने पर उसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, आपका ये न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो हम वैल्यूज को लिखेंगे, C1 की वैल्यू दी गई है बेटा, वो दिया गया है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद में हमें दी गई है C2 की वैल्यू दी गई है, ये दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट 10 माइक्रोफैरड। उसके बाद में दिया गया है मेरे बच्चों C3 की वैल्यू, ये दी गई है बेटा 3 माइक्रोफैरड। सब ध्यान से समझो, 3 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले हमें पूरे की तुल्य धारिता निकालनी है, तो हम लिखेंगे संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो पहले C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे होता है फॉर्मूला। देखो श्रेणी क्रम में इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू रख देंगे, तो देखो 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 है बेटा, तो C1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5 माइक्रोफैरड, तो 1/5 हो जाएगा, प्लस C2 की वैल्यू 10 है, तो 1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, चलो इसको मैं 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, ये आपका आ जाएगा 1/C इक्वल टू आ जाएगा 3/10। कितना आ जाएगा 3/10। तिरछा गुणा करो, 3 का C से होगा, 10 का 1 से होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3C इक्वल टू 10। तो C इक्वल टू कितना होगा बेटा, C इक्वल टू हो जाएगा 10/3। इसको कट करोगे तो ये 3.33 अप्रॉक्स आएगा। तो हमारे जो C की वैल्यू आ गई धारिता ना, वो आ गई बेटा 3.33
3.33 माइक्रो फैरड। ये आ गई, पहले हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो। हमने जब C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमारी धारिता आई 3.33 माइक्रो फैरड। अब यहां पे जो दोनों की धारिता आई है C ना, वो C और C3 अब ये समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको नोट करो, मैं इसको इरेज कर देता हूं तभी लगेगा, नहीं यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो यहां पे लिखेंगे संधारित्र C तथा C3, ठीक है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, मतलब C जो आया और C3 आया वो समांतर क्रम में है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे C डैश मान लेते हैं, क्योंकि C हमने ऑलरेडी मान लिया है। तो C इक्वल टू समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, लेकिन यहां पे C और C3 है तो C प्लस C3 कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा आ जाएगा C डैश इक्वल टू आ जाएगा, देखो C की वैल्यू हमने निकाली थी 3.33 माइक्रो फैरड। ठीक है, माइक्रो फैरड मत लिखिए अभी, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे। और प्लस C3 की वैल्यू है 3। तो फाइनली जो हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी C डैश ना, वो आ जाएगी बेटा 6.33 माइक्रो फैरड, और यही हमारी तुल्य धारिता होगी। यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, एक सर्किट दिया गया था, इसमें C1 C2 श्रेणी क्रम में थे, हमने C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमारी धारिता आई 3.33 माइक्रो फैरड। अब इसको जो C आया है और C3 समांतर क्रम में हो गए तो C डैश इक्वल टू C प्लस C3, तो हमारा फाइनली तुल्य धारिता आ गई 6.33 माइक्रो फैरड। चलो हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये भी इसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। देखो ध्यान से समझो, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आपको निकालनी है। देखो भैया हमें C दिया गया है, सीधा सीधा धारिता दी गई है, कितनी दी गई है ये 10 माइक्रो फैरड। इसको पहले फैरड में बदलो तो वही सेम प्रोसेस 10 गुणे 10 के पावर -6 फैरड हो जाएगा। उसके बाद में हमें दो विभव दिया गया है, विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हो रहा है, तो पहले विभव को V1 मान लेंगे, दूसरे को V2 मान लेंगे। तो V1 की वैल्यू हमें दी गई है 100 वोल्ट, V2 की वैल्यू बेटा दी गई है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट हमें निकालना स्टूडेंट, हमें निकालना है U, डेल्टा U की वैल्यू, ऊर्जा में परिवर्तन हमें निकालना है। तो डेल्टा U इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, देखो इस न्यूमेरिकल में कुछ है नहीं, उसका फॉर्मूला होता है 1/2C ब्रैकेट में हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा में परिवर्तन अगर आपको निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। मैं साइड में निकाल लेता हूं, देखो डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, 1/2 आपका ऐसे रहेगा, C के जगह पर हम लिख देंगे 10 गुणे 10 के पावर -6, ठीक है, गुणे B2 माइनस B1 स्क्वायर, B2 की वैल्यू है 200, इसका स्क्वायर कर देंगे -100 का स्क्वायर, इतना हो गया। फिर हमारा देखिए क्या होगा, ध्यान से समझो, डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो काट पीट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 इंटू 200 का स्क्वायर करोगे जब आप, तो 200 का स्क्वायर होता है 40,000, -100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझो, डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 इंटू 40,000 में से 10,000 जाएगा तो ये 30,000 बचेगा, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने, इजी कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। डेल्टा U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो बच्चा पार्टी क्या होगा, 5 × 10⁻, ये -6 है और 30,000 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, सॉरी इसको 4 कर दीजिएगा, 4, देखो 4 0 है, ठीक है, तो 4 लिख देंगे। अब हमारा हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा, देखो ध्यान से
5 का 3 से गुणा होगा 15 हो जाएगा, 15 गुणे 10 के पावर -6 है, ये 4 है, 6 में से 4 आएगा, -2 बचेगा जूल। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, या एक काम करो, देखो 15 गुणे 10 के पावर -2 है तो 15 बटा इसको 100 भी लिख सकते हैं। 15 बटा 10 के पावर 2 लिखेंगे, देखो नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको 100 कर देंगे, इसको भाग देंगे तो 0.15 जूल आ जाएगा। तो हम डेल्टा यू की वैल्यू 0.15 जूल भी लिख सकते हैं, 0.15 जूल। ये दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप चाहें, ठीक है। ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा और शॉर्टकट है, इसको लिख दोगे अच्छा रहेगा। तो देखो हमें सी की वैल्यू दी गई थी 10 माइक्रोफैरड, फैरड में मैंने बदल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप फैरड कर लेना बेटा, मैंने शायद नहीं लिखा है, लेकिन आप फैरड ऐसे कर लेना। B1 B2 की वैल्यू दी गई थी, हमने डेल्टा यू निकालना था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फाइनली हमारा आंसर 0.15 जूल आ गया। चलो इसको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो इसमें मैं पूरा आंसर तो नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, सबसे पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये डेरिवेशन भैया 5 नंबर का आता है। अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति वाला जो डेरिवेशन है ना, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर में हो या सेकंड चैप्टर में हो, बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप लोग सर्च करना, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव, शुभम लेक्चरर, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, या पूरा चैप्टर आप लोग सर्च कर लेना, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। जब मैंने इसको पढ़ाया है तो बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है। ये देखो भैया, इसको मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इसको सॉल्व भी करा दिया जाए। देखो, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे आपका एक सर्किट है, देखो यहां पे धारा भी होगी, I = 2 एम्पियर धारा भी बह रही है, लिख देना। देखो एक सर्किट है, इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के, जो कि श्रेणी क्रम में लगे हैं। एक धारिता है, एक संधारित्र लगा है 2 माइक्रोफैरड का, और धारा 2 एम्पियर दी गई है। तो देखो हमें क्या दिया गया, हमें R1 की वैल्यू दी गई है, R2 की वैल्यू दी गई है, R3 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। R1 की वैल्यू दी गई है, देख लो बच्चों, 2 ओम को हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। R2 की वैल्यू हम 3 ओम मान लेते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं। R3 की वैल्यू 5 ओम होगी, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया बेटा C, दिया गया है धारिता, ये दी गई है 2 माइक्रोफैरड, तो यहां पे लिख देंगे 2 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में बदलेंगे तो 2 × 10 की पावर -6 फैरड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया धारा 2 एम्पियर दी गई है, तो I = हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। तो देखो भैया हमें निकालना है ऊर्जा U निकालना है। तो U = आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CB²। अब हमें C तो दिया गया है, लेकिन B कहां दिया गया है, B नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो तीनों प्रतिरोध को पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R। अब हम ओम का नियम लगा देंगे, V = IR, तो I ये है, R आ जाएगा, आप B बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे R1, R2 व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, सॉरी श्रेणी क्रम में है तीनों, ठीक है। देखो तीनों प्रतिरोध R1, R2 व R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब देखो अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे ना, देखो आपका जो धारिता, अगर आपका धारिता जो है, संधारित्र जो है, अगर वो श्रेणी क्रम में रहेंगे तो उसका फॉर्मूला 1/C = 1/C1 + 1/C2 होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा R = R1 + R2 + R3, ये होगा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। उसका उल्टा होता है, उसमें श्रेणी क्रम में होगा संधारित्र वाले में 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इसमें आपका श्रेणी क्रम में R = R1 + R2 + R3 होगा, और समांतर क्रम में इसमें 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। तो R = हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, R1 की वैल्यू है 2,
R2 की वैल्यू है 3 और R3 की वैल्यू है 5, कुल मिलाकर ये 10 ओम हमारा आ जाएगा। सबको जोड़ दो, 10 ओम आ चुका है। तो R आ गया। अब हम यहां पे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं निकाल दूं या हाँ यहीं पे निकाल देता हूं। ठीक है, देखो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू बेटा IR, V इक्वल टू होगा IR। अब देखो हमें I की वैल्यू पता है, ऊपर देख लो 2 एम्पियर, R की वैल्यू है 10, देखो R अभी हमने निकाला है सबको जोड़ के, तो हमारा जो V आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2 को 10 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 20 वोल्ट, ये वोल्ट आएगा। ठीक है, 20 वोल्ट। समझ में आ गया? आप लोग इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। देखो हमें 3 प्रतिरोध दिया गया था, R1 R2 R3, हमने लिखा धारिता 2 माइक्रोफैराड थी, धारा 2 एम्पियर थी, U हमें निकालना था। तो पहले आपको R1 R2 R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है तीनों को, ये जो श्रेणी क्रम में है, तो हमारा R आ जाएगा 10 ओम। अब संधारित्र के सिरों पर विभवांतर आपको निकालना पड़ेगा ओम के नियम से, B इक्वल टू IR होता है। I की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 10 है, तो V इक्वल टू 20 वोल्ट आ जाएगा। अब हमें देखो ध्यान से समझो, अब मैं इसको इरेज करूंगा लेकिन 2 चीजें याद रखना। हमें धारिता की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻6, विभव की वैल्यू है 20। अब हम ऊर्जा निकाल लेंगे U इक्वल टू 1/CV², उस फॉर्मूले से इस परिपथ की ऊर्जा आ जाएगी। चलो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखो हम निकाल लेंगे U, हमें जो निकालना था, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2CV²। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, चलो अब हम सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज थी सबको हम रख देंगे, तो U इक्वल टू हो जाएगा, मैंने वैल्यू बता ही रखा है 1/2 गुणे C की वैल्यू मैंने बताई थी 2 × 10⁻⁻6 गुणे V की वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 × 20 आप लिख देना। ठीक है, तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 20 का 20 से गुणा करो, ये 400 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 को लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 गुणे 10⁻⁻6 आपका ऑलरेडी है। अब इसको भैया थोड़ा मिनिमाइज करेंगे तो U इक्वल टू हमारा आ जाएगा बेटा 4 × 10⁻2 है, ये -6 है, तो 2 -6 में से 2 जाएगा तो -4 जूल बचेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, यही हमारी स्थितिज ऊर्जा U हो जाएगी और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 जूल। तो कुछ था नहीं, हमें जो परिपथ दिया गया था ना, धारा भी लिख देता हूं I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इस परिपथ में 3 प्रतिरोध थे श्रेणी क्रम में, एक धारिता थी और धारा थी। हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, 10 ओम आ गया। फिर हमने ओम के नियम से विभव निकाल लिया भैया, 20 वोल्ट आ गया। हमें C ऑलरेडी पता था, हमने यहाँ पे रख दिया, हमारी U की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁻4 जूल। चलो इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देख लो। ये देखो तीसरा क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का फार्मूला, ये डेरिवेशन मैं पहले ही करवा चुका हूं, आप लोग सर्च करना अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 20 से 25 मिनट का क्लास होगा तो जाकर देख लेना, बार बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो ये देख लेना या फुल चैप्टर में जाकर देख लेना। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर जो 5 नंबर के आते हैं। इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको पढ़ लेना बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पहला इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं करवा चुका हूं, आप लोग जाकर देख लेना। दूसरा देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको व्यंजक निकालना है। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको मैंने
फुल चैप्टर वाला जो वीडियो है उसमें पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करना स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है इसमें शायद, बस एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, एक इसी से रिलेटेड एक और डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ये डेरिवेशन भी आप कर लेना। तो फाइनली हमारा जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर 2, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यहां पे कंप्लीट हो गए हैं। इतने क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। जो क्वेश्चन मैंने आंसर बताना था मैंने बता दिया, जो मैंने नहीं बताया वो आप सर्च करके देख लेना मेरे भाई, क्योंकि जब तक सर्च नहीं करोगे लोग आपको गूगल पर कैसे सर्च करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।